नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 नवंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, आर दौर इक्कानु जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के कृषि मंत्री थे। ये फिलहाल कृषि मंत्री थे, इनका कोविड-19 डिजीज़ के कारण इनका देहांत हो गया। तो ये किस राज्य के कृषि मंत्री थे? तो ये थे तमिलनाडु राज्य के कृषि मंत्री। तमिलनाडु के 2 फेस्टिवल हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु का जो नया साल होता है वो मनाते हैं पुथांडु के नाम से। तमिलनाडु का जो नया साल होता है वो मनाते हैं पुथांडु त्यौहार के नाम से। और तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार और पोंगल त्यौहार और एक है आदि पेरक्कू त्यौहार। आई रिपीट, थाई पूसम, पोंगल और आदि पेरक्कू फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में पहला राज्य है जो टॉप किया है, यानी कि तमिलनाडु में जो मछली का उत्पादन होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है। और तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया है सौम्या स्वामीनाथन को। सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक मुख्य यानी चीफ वैज्ञानिक भी हैं। तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क खोला गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क भारत का पहला तमिलनाडु में खोला गया है। और तमिलनाडु में 2 नेशनल पार्क हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए, जैसे कि मुकुर्थी नेशनल पार्क और गिविंडी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क और गिविंडी नेशनल पार्क। और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट सवाल ये है, स्कॉटिश अभिनेता यानी कि स्कॉटलैंड के जो अभिनेता हैं सीन कॉनरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस फिल्म में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। तो सीन कॉनरी जो स्कॉटलैंड के अभिनेता थे, ये कौन सी भूमिका निभाते थे अक्सर? तो ये निभाते थे जेम्स बॉन्ड। 007 जेम्स बॉन्ड की ये भूमिका निभाते थे। वैसे तो कई अभिनेता हैं जो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाते हैं, जिनमें से एक सीन कॉनरी भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये स्कॉटलैंड के थे। तो स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग। और स्कॉटलैंड की एक फेमस सिटी है, बहुत महत्वपूर्ण सिटी, जिसका नाम है ग्लासगो। यहाँ पर COP26 यानी COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन किया जाएगा। ये जो COP26 है, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए होता है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है ये काफ़ी हो रहा है, तो इस पर मीटिंग बैठती है ताकि जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो अगला मीटिंग है COP26 वाली, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड की एक सिटी है, वहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट सवाल ये है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यानी SA बोबडे ने किस शहर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान यानी जुडिशरी ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भारत के पहले रिसोर्स सेंटर, जिसका नाम है न्याय कौशल, का उद्घाटन किया। तो न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नागपुर। महाराष्ट्र का एक सिटी है नागपुर में संतरे की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है। और जो नागपुर है, यहाँ पर एक दीक्षा भूमि, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 में। तो 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था नागपुर के दीक्षा भूमि में। और आपको बता दें कि जो हमारी भारत की जो जुडिशरी यानी कि न्याय प्रणाली है, वह काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है कि डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटल की ओर डिक्लाइन कर रही है। और इसका उदाहरण देखने को मिला है हाल ही में गुजरात राज्य में। तो जो गुजरात राज्य का हाई कोर्ट है, वहाँ पर जो मुकदमे चलाए जाएंगे उनका लाइव स्ट्रीमिंग होगा, यानी आप उन मुकदमों को जिनका लाइव स्ट्रीमिंग होगा आप YouTube पर आसानी से देख सकते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि जो गुजरात की जुडिशरी सिस्टम है वह काफ़ी मात्रा में, या कह सकते हैं कि यह
डिजिटलाइजेशन की ओर डिक्लाइन कर रही है और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। नागपुर की बात आई तो भारत की चौथी किसान रेल जो चली है वो चली है दिल्ली से नागपुर के बीच। दिल्ली से नागपुर के बीच भारत की चौथी किसान रेल चली है। अगर सवाल ये बने कि पहली किसान रेल कब चली थी, तो पहली किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चली थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल और उठ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं जज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सुप्रीम कोर्ट में 2 महिलाएं जज हैं। पहले का नाम है इंदिरा बनर्जी और दूसरे महिला का नाम है इंदु मल्होत्रा। ये 2 महिलाएं हैं सुप्रीम कोर्ट की जज। और आपको बता दें कि जो भीमराव अंबेडकर की बात आ रही थी, तो भीमराव अंबेडकर जी की एक पत्रिका है और उसका नाम है मूक नायक। इसको 2020 में 100 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, पेरिस एग्रीमेंट के 2050 के टाइम लाइन से 3 दशक पहले ही कौन सी कंपनी कार्बन न्यूट्रल हो गई है। तो इसका आंसर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि पेरिस एग्रीमेंट होता क्या है। यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो किया गया था ये किसके लिए किया गया था। तो आपको बता दें कि जो पेरिस समझौता है यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट था, पर्यावरणीय समझौता था, जिसे जलवायु परिवर्तन और उसकी जो नकारात्मक प्रभाव हैं उससे निपटने के लिए 2015 में प्रत्येक देशों के द्वारा अपनाया गया था। और आपको बता दें कि अमेरिका इस एग्रीमेंट से निकलने की बात कर रहा है। अगर अमेरिका इससे निकल गया तो ये पहला कंट्री हो जाएगा अमेरिका जो पेरिस एग्रीमेंट से निकल जाएगा। तो ये काफ़ी दुखद बात है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री जिसे आगे आना चाहिए पेरिस समझौते में और पर्यावरणीय समझौते में, ये वहाँ से निकल रही है। खैर सवाल ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के 2050 के टाइम लाइन से 3 दशक पहले ही कौन सी कंपनी कार्बन न्यूट्रल हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस कंपनी है जो 3 दशक पहले ही कार्बन न्यूट्रल कंपनी हो गई है। जो इन्फोसिस है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो भारत के कौन है, तो ये हैं रविशंकर प्रसाद। अगर सवाल ये उठे कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन है, तो ये है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और आप बता दें कि जो टीसीएस है इसके जो सीईओ हैं वो हैं सलील पारेख। और इन्फोसिस काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इन्फोसिस ने 3 बहुत बड़ी कंपनियों को खरीद लिया है। इन कंपनियों का नाम है, पहले का नाम है ब्लू एक्रोन आईसीआई, दूसरे का नाम है केलिडोस्कोप इनोवेशन और तीसरे कंपनी का नाम है गाइड विजन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्फोसिस ने कौन सी 3 कंपनियों खरीदा है। तो तीनों कंपनी का नाम है ब्लू एक्रोन आईसीआई, केलिडोस्कोप इनोवेशन और गाइड विजन। जो ब्लू एक्रोन आईसीआई और केलिडोस्कोप इनोवेशन है ये कंपनी है अमेरिका की और जो गाइड विजन है वो है चेक गणराज्य की कंपनी। नेक्स्ट सवाल ये है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य ने स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल किया है। ये काफ़ी अच्छी पहल है क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे वे अब स्कूल जाने लगे हैं इस राज्य में, जिससे राज्य के जो स्कूल हैं स्कूल को छोड़ने की जो दर है उसमें गिरावट आई है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। तो इस इंडेक्स में या इस सर्वेक्षण में टॉप किया है पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल जो है
इसने कर्मभूमि नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर आईटी जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए। कर्मभूमि जो पोर्टल उसको लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए। और पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क हैं जैसे गोरुमारा नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क। नेक्स्ट सवाल ये है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी NCLAT के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? इनका जो टेन्योर था, इनका जो कार्यकाल था, इसको बढ़ा दिया गया कुछ टाइम के लिए, तो ये हैं बंसी लाल भट्ट। नेक्स्ट सवाल ये है, किस देश के हुआ मुल्ला और अड्डू अटॉल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गए हैं? तो इस सवाल का आंसर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के कितने जो रिजर्व हैं वो शामिल किए गए हैं। तो आपको बता दें कि टोटल 12 रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए गए हैं। इससे पहले 11 ही थे, लेकिन अभी फिलहाल लेटेस्ट जो ऐड किया गया है उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है और ये 12वां यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यानी कि टोटल 12 विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को के। और आपको बता दें कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा मालदीव, यानी कि फुआ मुल्ला और अड्डू अटॉल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर शामिल किए गए हैं। तो ये है दोनों मालदीव की बात करें तो मालदीव में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम है संजय सुधीर। और जो मालदीव है वह 54वां यानी 54th कंट्री देश बन गया है जो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो गया है। मालदीव और श्रीलंका दोनों मिजेल और रुबेला मुक्त देश हो गए हैं, खसरा और रुबेला मुक्त देश हो गए हैं। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, मसूद इल्माज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो मसूद इल्माज तुर्की देश के प्रधानमंत्री थे। फिलहाल अभी जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रसीप एर्डोगान। ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इनका नाम है रसीप एर्डोगान। तुर्की की राजधानी है अंकारा, ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ करेंसी है रियाल तोमान और अज़रबैजान की राजधानी है बाकू। नेक्स्ट सवाल ये है, कोरोना वायरस पर केंद्रित विश्व की पहली साइंस टून यानी कि जो साइंस और कार्टून को जो बुक बनाई गई है उसका नाम है साइंस टून पर आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा गया है प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा। प्रदीप श्रीवास्तव CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यानी CDRI के एक साइंटिस्ट हैं। CDRI का हेडक्वार्टर पड़ता है लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल ये है, विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे 2020 का विषय क्या था? तो विश्व शहर दिवस का विषय था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटी। और बात करें कि 7वां वर्ल्ड सिटी समिट होने वाला है, 7वां वर्ल्ड सिटी समिट होने वाला है। इसका आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में 7वां वर्ल्ड सिटी समिट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है, तूफान गोनी ने हाल ही में किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है? तो तूफान गोनी आया है फिलीपींस में। जो फिलीपींस में तूफान आता है उसे बोलते हैं टाइफून। और अगर यही तूफान अगर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अटलांटिक में आता, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता, तो इसी तूफान को बोलते हैं हम लोग हरिकेन।
तो इस तूफान को हम लोग बोलेंगे टाइफून, यानी कि टाइफून गोनी कहाँ पर आया है, तो ये आया है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्तो। नेक्स्ट सवाल ये है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई गई थी। इनका इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, यानी कि इंदिरा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम है पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स, लोग और उनके समस्याएं, यानी पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स। इनका जो पुण्यतिथि मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, इनका देहांत हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। और इंदिरा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे मनाया जाता है 19 नवंबर को, और 19 नवंबर को ही कौमी एकता दिवस को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण दिवस को मनाया जाता है। और ठीक 19 नवंबर से ठीक 5 दिन पहले 14 नवंबर को इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल ये है, 1 नवंबर 2020 को किस राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था? तो अगर 65वां पूछें तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर 65वां न पूछें, अगर सवाल में ये पूछे कि 1 नवंबर को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि टोटल 7 राज्य हैं भारत के जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो उन राज्यों के नाम है, पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य है हरियाणा, चौथा राज्य है पंजाब, पांचवा है तमिलनाडु, छठवां है कर्नाटका और सातवां है केरल। यानी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका जो राज्य है इनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस, और 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस जो फिलहाल अभी आने वाला है। KVIC ने हैप्पी दिवाली प्रिंटेड फेस मास्क का सीमित संस्करण लॉन्च किया है। तो KVIC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है माइक्रो, लघु और मध्यम मंत्रालय, यानी कि माइक्रो, लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है KVIC। KVIC की बात करें तो KVIC के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना। KVIC ने रेशम के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर और एक प्रसंस्करण केंद्र यानी प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। जो ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण केंद्र है वो खुला है अरुणाचल प्रदेश में, और जो प्रोसेसिंग सेंटर है रेशम के लिए ये खुला है सुरेंद्रनगर गुजरात में खुला है प्रसंस्करण केंद्र। नेक्स्ट सवाल ये है, भारत के किस टाइगर रिजर्व के इतिहास में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी अच्छी पहल है कि यहाँ पर महिलाओं को गाइड के रूप पर नियुक्त किया गया है। तो ये भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये है कार्बेट टाइगर रिजर्व। ये पड़ता है उत्तराखंड में। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और ये पड़ता है उत्तराखंड में। अभी एक टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में और इसको डिक्लेयर किया गया है भारत का 12वां यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व। और कान्हा पड़ता है मध्य प्रदेश में, दुधवा टाइगर रिजर्व पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और औरंग टाइगर रिजर्व पड़ता है आसाम में। आई रिपीट, कान्हा पड़ता है मध्य प्रदेश में, दुधवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में और औरंग पड़ता है आसाम में। नेक्स्ट और आखिरी सवाल ये है कि भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? ये जो फ्लाईओवर है डबल डेकर, यानी कि ये जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा नीचे, इसके ऊपर भी एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, तो इसे बोलते हैं डबल डेकर फ्लाईओवर। ये बिहार के किस सिटी में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है छपरा में। तो बिहार के छपरा में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। बिहार न्यूज़ में था क्योंकि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया है
गोगी बिल झील है उसको बनाया गया है बिहार का पहला सामुदायिक यानी कम्युनिटी रिजर्व। ये पड़ता है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। कुछ और बातें देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री अभी 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पे थे, तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों का उद्घाटन किया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध की डायनेमिक लाइटिंग का उद्घाटन किया। डायनेमिक लाइटिंग का मतलब ये है कि जो सरदार सरोवर बांध है इसके ऊपर तरह तरह के लाइटिंग की जाएगी ताकि उसका सुंदरता जो है बढ़ जाए और देखने में अच्छा भी लगे। तो इसका डायनेमिक लाइटिंग का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। और एक यूनिटी ग्लो गार्डन का भी उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और एक है जिसका नाम है कैक्टस गार्डन, इसका भी उद्घाटन किया है। और एकता क्रूज फेरी बोट का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एकता क्रूज फेरी बोट का उद्घाटन गुजरात में किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट का भी अनावरण किया है। ये वेबसाइट संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो 6 भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं, इन सारी भाषाओं में इस वेबसाइट का अनावरण किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो 6 भाषाएं हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी भाषा कब मनाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अरबी जो भाषा है वो मनाई जाती है 18 दिसंबर को, चीनी जो भाषा है वो मनाई जाती है 20 अप्रैल को, अंग्रेजी 23 अप्रैल को, स्पेनिश 23 अप्रैल को, फ्रेंच 20 मार्च को और रूस 6 जून को। तो ये 6 भाषाओं में मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।